बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। शहर का मौसम खुशगवार है, बारिशें हो रही हैं, हल्की फुल्की बारिश, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बारिशों की प्रेडिक्शन की गई है। अपनी तैयारी भी इसी लिहाज से रखे, डेंगू मच्छर की अफजाइश के हवाले से खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। अपने घरों में कहीं पर भी साफ पानी को जमा ना होने दें ताकि आप सब डेंगू के खतरे से महफूज रह सके। इसके साथ साथ खाने पीने में भी प्लीज़ एहतियात बरतें, क्योंकि ये जो बरसात का मौसम है, बहुत सारे लोग जो हैं उनको मैं देख रही हूँ डायरिया की शिकायत हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है। बाहर के खाने हमेशा जो है वो नुकसान पहुँचाते हैं। सो बाहर के खाने और इसके साथ साथ घर में जो पुराने पड़े हुए खाने हैं वो खाने से परहेज करें। हम प्रोग्राम के आगाज की तरफ चलेंगे। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर साहब और सीनियर रिपोर्टर अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि जिस तरह से बहुत सारे लोग बिजली के बिल बढ़ने की वजह से परेशान है, ये परेशानी इधर भी होगी। खोकर साहब जी बिल्कुल, ओवर बिलिंग जो है इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। अब अच्छा, ओवर बिलिंग से ज्यादा तो ये बिजली के बिल हर रोज जब बढ़ेंगे। बिजली के महंगे बिल होते हैं तो लोग फिर वापडा वाले जो है ना ओवर बिलिंग करते हैं। ओवर बिलिंग करके लोगों के साथ ज्यादती करते हैं और लोग फिर मजबूरन फिर बिजली चोरी करते हैं। पहले बिजली महंगी करते हैं, फिर ओवर बिलिंग करते हैं। ओवर बिलिंग करते हैं, ओवर बिलिंग भी करते हैं। बिजली भी महंगी, बिजली तो महंगी हो ही रही है। वो तो ऑटोमेटिकली हो। इस्लामाबाद से हर हफ्ते हम प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि बिजली महंगी होगी, बिजली महंगी होगी। तो ओवर बिलिंग क्यों करते हैं? लेकिन ओवर बिलिंग जो है उससे बड़ा, ओवर बिलिंग उससे ज्यादा खतरनाक काम है कि ओवर बिलिंग करते हैं। और उससे ज्यादा फिर खतरनाक बात है कि रिएक्शन के तौर पर लोग जो है वो बिजली चोरी करते हैं। और चोरी का जो मलबा है वो जो चोरी नहीं करते उनको ओवर बिलिंग डालकर जो है ना डाल दिया जाता है, ताकि वो जरा सार्फिन पेश जाते हैं। जो बिजली चोरी करता है वो बच जाता है इस वजह से। और ये सारा कुछ वापडा का अमला जो है उसकी मली भगत से हो रहा है और वापडा का अमला इसमें मुकम्मल तौर पर मुलवस है। और हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से जो FIA को मुतरक किया है, ये इरफान मलिक साहब ने खबर दी है कि FIA को मुतरक किया, ये जरा FIA को ग्रास रूट लेवल तक भेजा जाए, सब डिवीजन लेवल तक भेजा जाए, ताकि चेक किया जाए कि कहाँ कहाँ ओवर बिलिंग हो रही है, कहाँ कहाँ बिजली चोरी हो रही है, कहाँ कहाँ सार्फिन को जो है जायद बिल डाले जा रहे हैं और इस वाले से, और कहाँ लोगों को बिजली मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही। ये तमाम मामला की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल आपने कहा। अली, कितना इजाफा होगा बिजली के बिलों में? ये जो कीमतें बढ़ रही हैं, लेट्स सपोज अगर किसी को 20,000 बिल आ रहा है, अब 2, 4, 5,000 वाली बात तो गई ना। मिनिमम आप 20 से शुरू कर दें। 5,000 वाला बिल तो अब बना आता ही नहीं। मैंने वही कहा ना, वो तो बात गई। वो तो बात ये जिनको 20 आ रहा था, अब उनको कितना 30 बिल आएगा? अब देखें, आपका जो एक यूनिट की प्राइस है वो कम से कम 50 से 60 रुपए तो वो तजावुज़ कर चुकी है। अब ये क्योंकि मई की एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात है कि मई की एडजस्टमेंट, अब इस तरह के टैक्स लगाए हैं वो लोगों को समझ भी नहीं आते। मई की एडजस्टमेंट जो है वो अब जुलाई में होगी। लाइन लॉसेस के एडजस्टमेंट, पता नहीं कौन कौन सी एडजस्टमेंट डाल के अपने जो टैक्स हैं वो लगा दिए। आप बिजली इतनी कंज्यूम नहीं करते जितना आपसे ये टैक्स वसूल करते हैं। ये बराह रास्त टैक्स की मद में बिजली तो आपने महंगी कर ही दी, टैक्स जो अजाफी लगा रहे हैं ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि वो आप ऐसे समझ लें कि आपसे वो छीने जा रहे हैं पैसे। अगर आप किसी को नहीं पैसा दे रहे, अगर आप अपनी सेविंग करना चाह रहे हैं, वो सेविंग नहीं करवाने दे रहे आपको। वो कह रहे हैं कि खोकर साहब के अकाउंट में पैसे जो 8,000 भी बचे हैं ना, तो ये भी निकलवा लें। ठीक है। अब ये जो खबर है ये है कि जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है हमारे 200 यूनिट वाले, उनको ओवर बिलिंग की जा रही थी। अब ओवर बिलिंग के ऊपर क्योंकि वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो उनका सख्त एक स्ट्रिक्ट एक्शन था कि ओवर बिलिंग जो है वो बंद की जाए। ओवर बिलिंग के बारे में आपको भी पता होगा कि अपने लाइन लॉसेस ख़त्म करने के लिए, अपने जो डेफिसिट है वो ख़त्म करने के लिए ये ओवर बिलिंग कर देते हैं, ताकि ओवर बिलिंग करके जहाँ जहाँ पे लाइन लॉसेस बिजली चोरी हो रही है वहाँ पे कवर कर लिए। तो इन्होंने 200 के जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है, कंज्यूमर हैं इनके, उनको भी रगड़ दिया इन्होंने पकड़ के ओवर बिलिंग के ऊपर। अगर एक तरफ ओवर बिलिंग के को कंट्रोल किया जा रहा है तो दूसरी तरफ बिजली महंगी करके वो सारे का सारा जो है वो मलिया मेड कर दिया सिस्टम इन्होंने। अब बिजली आए रोज़ ऐसे महंगी कर रहे हैं जैसे अंधेरी में शॉपर नहीं आ रहे होते कि रोज बिजली महंगी, नोटिफिकेशन इसके ऐसे आ रहे हैं, आए रोज़ बिजली महंगी, आए रोज़ बिजली महंगी। लेकिन उसके बदले में लोगों की आमदन की तरफ भी तवज्जो दें। अब इससे अंदाजा अली, वो तो किसी का सब्जेक्ट ही नहीं है। अब इससे अंदाजा लगा लें कि आमदन किसी का सब्जेक्ट नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं, वो फरमाते हैं, इरशाद करते हैं कि जनाब प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं। अब आप बिजली महंगी करते जा रहे हैं, बिजली महंगी करेंगे, आपके जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कैसे प्रोडक्शन करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा चलो होता। बड़ों को तो आप अपना कम रेट दे देंगे, उसकी आपने अप्रूवल भी दे दी, लेकिन जो छोटे सतह पे काम करने वाले लोग हैं वो कैसे अपनी प्रोडक्शन करेंगे जब उनकी छोटी चीज़ें अपनी आएंगी मार्केट में बाहर, वो महंगी आएंगी। मतलब बिजली और पेट्रोल से हमारी हर चीज़ जुड़ी है, लेकिन इन दो चीज़ों पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे।
और हाँ, दूसरी तरफ आपके अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन वो तो सरासर वो तो चलते आ रहे हैं, उस पर तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा। या तो है ना कि वज़ीर आज़म का बिजली का बिल है तो वज़ीर आज़म खुद बिजली का बिल अपनी पॉकेट से पे करें, अगर वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला ऑफिस का बिल आ रहा है तो अपनी पॉकेट से पे करें। सिंपल सी बात है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट जिसका GOR में घर है और मुफ्त बिजली बिल ले रहा है तो उसको चाहिए कि अपना बिजली का बिल पे करे। तो ये जो चीज़ें आपने पक्स एंड प्रिविलेज दी हुई हैं, कम अज़ कम ये तो ख़त्म करें। अब आपको सिंपल बात है, आपको एक चीज़ चाहिए, आप अमली इक़दाम करते हुए नजर आए ताकि आवाम को नजर आए कि आपकी हुकूमत आपके साथ है और वो स्ट्रिक्ट एक्शन है। अगर बोझ आपके ऊपर है तो वो इस बोझ में आपके साथ हैं। सिंपल सी बात है। आप अपने एक्सपेंडिचर कंट्रोल करें, अपने एक्सपेंडिचर तो ये कंट्रोल नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। अब 7 करोड़ रुपए सिर्फ CM ऑफिस की रिफ्रेशमेंट के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। मतलब अंदाजा लगा लें आप इस बात का। हमारे जो लीडर हैं कायदे आजम, वो फर्स्ट कैबिनेट में उन्होंने चाय उठवा ली, तो उन्होंने 7 करोड़ रुपए, ये खबर लगी हुई है मंथली आप बता रहे हैं? ये मंथली नहीं है, ये होता है क्वार्टरली। अच्छा, क्वार्टरली होता है। 7 करोड़ रुपए सिर्फ रिफ्रेशमेंट। क्या होना वहाँ पे मेहमानों को जी खाना, पैटीज, बिस्किट, ये चाय खाने से पूछ लेते हैं, वो कौन सा ऐसा शाही रिफ्रेशमेंट 3 टाइम का खाना होता है वहाँ पे। ऑफिसर्स खाना खाते हैं, आपके ऑफिसर्स खाना खाते हैं, उनको खाना दिया जाता है। मेहमान CM ऑफिस का अपना अमला ही है। CM ऑफिस में, CM ऑफिस सिर्फ ऑफिस। CM तो नहीं खाती वो वाला। CM तो मेरा नहीं ख्याल वो तो नहीं इतना खाती। उनका तो स्पेशल खाना आता है, वो तो पानी भी उनका स्पेशल होता है, पानी भी स्पेशल। तो लिहाजा अब इससे अंदाजा लगा रहे 12 करोड़ पे आप पेट्रोल के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहे हो। ये गरीब अवाम के, अमीर हुक्मरानों के हालात हैं। अब वो ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सही कहते भाई आपके टैक्स से हम कहाँ से तनख्वाही लेते हैं भाई, हम आपके टैक्स से नहीं पलते, हमें IMF पालता है। हाँ, तो वाकई सही कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। हालात नहीं है। ये जो 500 यूनिट तक के सारिफिन को सोलर के लिए बगैर सूद कर्जे मिलेंगे, अली ये इसके बारे में रोशनी डाल दीजिएगा जरा, ये कब से होने जा रहा है? पहले हम खबर डिस्कस कर लेते हैं, उसकी खबर के बाद फिर हम छोड़ देंगे। खबर ये है कि कल वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना स्कीम के ऊपर जो है वो एक मीटिंग कॉल की हुई थी। ठीक है। और उनको अपडेट किया जाना था कि उनकी जो रोशन घराना स्कीम है, सोलर पैनल जो उन्होंने मुफ्त तकसीम करने हैं 100 प्रोटेक्टर यूनिट के जो सार्फिन है, उसमें अब तक क्या पेश रफ्त है। तो उस पेश रफ्त के साथ वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया कि बिजली के बिल जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं, लिहाजा हमारा अब प्लान ये है कि इस रिलीफ को मज़ीद बढ़ा दिया जाए, इसमें मज़ीद बेनिफिशरीज जो है वो आ जाएँ। तो उसमें फ़ैसला ये हुआ कि अब एनर्जी डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मिल के एक मैं तैयार करेंगे एक प्रोग्राम कि 200 प्रोटेक्टेड सार्फिन उनको मुफ्त सोलर पैनल दिए जाए, और फिर जो 500 तक जो सोलर पैनल जो बिजली कंज्यूम करते हैं जो सार्फिन हैं, उनको 75% लोन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी इंटरेस्ट फ्री। ठीक है। ये उन्होंने कहा कि ये प्लान है, इस प्लान के तहत आप काम वर्किंग जो है वो शुरू करें। पहले तो सिर्फ 100 प्रोटेक्टर सार्फिन का था, अब 200 और 500 का नया जो प्लान बना लिया। अब सिंपल सी बात है ना कि ये प्रोजेक्ट जब से वज़ीर आला पंजाब फेब में आई हुई है तो उन्होंने ऐलान किया हुआ, अभी तक ये सिर्फ PND से नहीं अप्रूव हो सका। तो ये तो हम बहुत देर से सुन रहे हैं। अंदाजा लगा लें कि ये प्रोजेक्ट बात खत्म हो, अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो PND से अप्रूव नहीं हो सका। अब गर्मियों के बिल, अना यूसुफ आप गर्मियों के बिल दे चुके हैं, खोकर साहब दे चुके हैं, सर्दियों में लगवाएंगे सोलर। अब अगस्त में इसका एग्रीमेंट साइन होना है। अच्छा, अगस्त में जब एग्रीमेंट साइन होगा फिर आप अंदाजा लगा लें कि ये आपको अगले साल जाके ही आपको ये सोलर मिलेगा। इस साल उन्होंने आपको जिंदा जमीन में गाड़ दिया है, आपसे बिल उन्होंने वसूल कर अभी तक कागजों तक महदूद है, इसलिए कि ये गरीबों का प्रोजेक्ट है। अगर इसमें कोई अमीर मुलव्वस होते हैं, अमीरों को फायदा होना होता, या ब्यूरोक्रेसी को फायदा होना होता, या आला पुलिस अफसरों को फायदा होना होता, तो ये रातों रात प्रोजेक्ट मंजूर भी हो जाता, लोगों को सोलर भी मिल जाते और सोलर काम करना भी शुरू कर देते। क्योंकि ये गरीबों का प्रोजेक्ट है और महकमा एनर्जी जो है इस हवाले से बड़ा सुस्त रवि का शिकार है, और एनर्जी ने ये पिछले 6 महीने से ये प्लान तैयार किया हुआ है। तो लेकिन अभी तक इसको प्लान मीटिंगें हो रही हैं, बार बार CM मीटिंग ले रही है। CM ने एक दफा 3 महीने पहले भी मीटिंग इस पर ली थी, तो और फैसला हो गया था कि देने, और प्रेस रिलीज भी जारी कर दी थी CM सेक्रेटरी ने। तो अब दोबारा फिर इन्होंने कल मीटिंग ली है और कल फिर दोबारा फिर वही प्रोग्रेस, वही पुरानी अभी चेक कर रहे हैं। नया प्लान जब नई चीज आप इमेंड करके ले आएंगे, अभी पहला काम आपका हुआ नहीं है, आप नया अमेंडमेंट करके ले आए, तो इससे इसका वर्किंग जो लेवल है वो मज़ीद स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो दोबारा PC1 उसको रिवाइज किया जाएगा, वर्किंग की जाएगी, वो फिर PND के पास जाएगा, PND फिर कोई एतराज़ लगा देगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप बेनिफिशियरीज का क्राइटेरिया ही नहीं सिलेक्ट कर सके। ऐसे ही है। आपको उस क्राइटेरिया के तहत किसी को मुंतखब करने के लिए, किसी को सोलर पैनल देने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है।
आपके लिए तो डेटा सिंपल सी बात है, लोगों ने 4 मीटर लगा के अपने आप को 100 प्रोटेक्टर में रखा हुआ ऐसे ही है, है, तो वो 4 मीटर वालों को भी आप सोलर पैनल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कैसे पता चल ये तो सकेगा? आप सिंपल सी बात है, आप कम आमदन वाले अफराद को सिंपल सी उनको ये आप कर देते, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आप ओवरऑल करते ताकि हर बंदा मुस्तफीद होता। आपने 100 प्रोटेक्टिव यूनिट्स को डाल के जब आप लोगों की सिलेक्शन में आए यहाँ पे तो हालात ही है कि इस पे बहुत ज्यादा एम्बेजमेंट, बहुत ज्यादा जो है ना वो पेचीदियां होंगी, इससे आपका मसला जो और है फिर ये वो मंसूबा लंबे से लंबा होता चला लंबा जाएगा, फिर जिनको इस फायदा प्रोजेक्ट में पहुंचना है अगले उनको भी साल नहीं जाना पहुंच है, इस पाएगा। प्रोजेक्ट में अली अगले एक साल और जाना सवाल, बिजली आगे क्या मजीद महंगी होनी? जी बिल्कुल मजीद महंगी होगी, बल्कि फोकस आप मजीद ना महंगी हटाएं, होगी, प्लीज। लाजमी तौर पर महंगी होगी। और वर्ल्ड बैंक और IMF की डिमांड है कि बिजली महंगी करें, और बिजली हर हफ्ते, पहले आपने कहा है महंगी होगी, हर हफ्ते महंगी होगी और मजीद महंगी होगी बिजली, और ये 100 रुपये तक यूनिट जाएगा, और 100 रुपये पर यूनिट भी जाकर रुकेगा नहीं, मजीद आगे जाता जाएगा। और इस वाले से हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली के लिए कंट्रोल करे। अब सारे जो यूटिलिटी बिल है, अब सोशल मीडिया पर देखें वापडा के खिलाफ जो है या बिजली पर एक तहरीक चल रही है इस वाले से, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ नहीं किया। हुकूमत को चाहिए इस पर एहतजाज भी करना, सब शुरू कर दिया, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। हुकूमत को चाहिए कि IPP जो है ना उनके साथ निगोशिएट करें, और जो टैरिफ है IPP का वो कम करें, और IPP की जो शर्तें हैं जो टैरिफ के वाले से, वो शर्तों को जो नरम किया जाए ताकि आवाम को उसका जो रिलीफ दिया जा सके। इस हवाले से हुकूमत को अब आगे बढ़ना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि लोग जैसे KPK के वज़ीर आला ने कहा कि मैं वापडा के दफ्तरों पर कब्जा कर लूंगा, और पंजाब के भी कल आवाम जो है वापडा के दफ्तरों पर कब्जा कर लेके, ऐसी नौबत ना आ जाए। लिहाजा उस नौबत से बचने के लिए हुकूमत को पहले ही करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, सिर्फ बयानबाजी की आदत। देखे कल मरियम ने कहा जी मैं बड़ी परेशान हूँ कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा लोगों को आ रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर क्या किया? उसका चाचा वजीर आजम है, उसने क्या किया? उसने लिखकर भेजा फेडरल गवर्नमेंट को कि बिजली के बिलों के लिए कुछ करे, और उसने कोई फेडरल गवर्नमेंट को टेलीफोन किया मरियम ने? कोई कुछ नहीं किया, लेकिन सिर्फ बयानबाजी से तो कोई मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ इससे आवाम को रिलीफ नहीं मिल और देखें IMF के जो है, क्योंकि हमारा IMF सिंपल सी बात कह रहा है कि अपने टैक्स जो कलेक्शन है वो बढ़ाएं, अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करें। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सबसे बेहतरीन हल है आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उस पर लीवी टैक्स लगा दें, और आप इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का जो बिल है रही वो से बढ़ा कसर इन्हीं चीजों पर निकल दें। रही तो है आपने भाई सिंपल सी बात है, जब आपने पैसा इकट्ठा करना, फिर आपको ये एक बेस्ट सोर्स है पैसा इकट्ठा करने का। आप सैलरीड पर्सन के ऊपर आप टैक्स जो है वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये पैसे हमने वसूल कर लेने, कर ही लेने। बिजली के बिल में आम आदमी ने बिजली का बिल पे करना ही करना। हाँ। उनको पता है कि यहाँ से हम पैसा निकलवा सकते हैं, तो वो कोशिश है कि वो आपकी, मेरा ख्याल है कि वो चमड़ी भी उखेड़ना चाहते हैं, वो चमड़ी भी उखेड़ेंगे। ये आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे, है ना। मेरा ख्याल है कि मैं पिछले 2 साल से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब तक हम IMF के साथ हैं ये महंगाई कम नहीं होगी, ये महंगाई बढ़ती जाएगी, ये महंगाई बढ़ती जाएगी, आगे आगे बुरी खबरें ही हैं। अल्लाह ताला बस हमें महफूज ही रखे इन बुरी खबरों से, क्योंकि महंगाई इस कदर है, आम आवाम पिसती चली जा रही है, और इससे निकलने का कोई रास्ता ना तो हुक्मरान बनाने को तैयार हैं, ना कोई नज़र आ रहा है। पता नहीं क्या होगा अगर इस तरह से बिजली के बिल बढ़ते रहे, आवाम की मुश्किलात बढ़ती रही, तो फिर मेरे ख्याल से सांस लेना सिर्फ बाकी रह गया है, जिस पे इन्होंने टैक्स लगाना है, जिसके पैसे इन्होंने वसूल करने हैं, और तो कुछ नहीं रह गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक वंस अगेन। इंतहाई इंटरेस्टिंग खबर है जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी, वज़ीर-ए-आला ऑफिस की रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रिफ्रेशमेंट के जुमरे में आता क्या क्या है वो भी मैं अली से पूछ लूंगी। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात के लिए 31 करोड़ रुपए हैं। अली, सबसे पहले तो बता दें कि रिफ्रेशमेंट के जुमरे में क्या क्या आता है। हमारे तो रिफ्रेशमेंट में पानी, चाय कंसिडर की जाती है, कुछ चाय के साथ जो कुछ सामान थोड़ा बहुत होता है रिफ्रेशमेंट उसे कहा जाता है। सो इस रिफ्रेशमेंट में तो मुझे खाबे नज़र आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि वज़ीर-ए-आला का दफ्तर होता है सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का, एक महान ऑफिस होता है, इसको महान ऑफिस डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि इससे बड़ा लॉ पंजाब के अंदर कोई बड़ा ऑफिस नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे बैठने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी महान होते हैं, उनसे बड़ा कुछ सुपीरियर नहीं है ये, क्योंकि सूबे की एलीट जो क्लास होती है ना, एलीट क्लास, ये वहाँ पे लोग बैठते हैं। तो इनके लिए खाना जो है वो शहद में निचोड़ के इनको देना होता है, तो इसलिए देसी घी का खाना बनता है। देसी घी का खाना आप कह लें, मतलब जो बेहतरीन से बेहतरीन खाना होगा वो इन लोगों ने खाना होता है। तो ये तो हम मजाक कर रहे थे, लेकिन ये जो खबर है, खबर होगा अली, मुझे तो आपकी बात सीरियस लग रही थी। डेफिनेटली ऐसा ही होता है। खाने की क्वालिटी भी इतने पैसों में तो मतलब क्या शाहाना। सुपीरियर लोग हैं, सुपीरियर, वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हमें तो वो गुलाम समझते हैं।
तो हम भी उसको उन लोगों को बाज़ औक़ात प्रोफेशनल स्लेव भी हम बोलते हैं कि ये प्रोफेशनल स्लेव हैं। तो लिहाजा अब वो क्योंकि अंदर बैठे हैं तो उनके लिए खाना चाय 24 घंटे उनको अवेलेबल होना चाहिए। उन्होंने एक बेल देनी है, वो जो चाहेंगे उनको खाने में मैसर होगा। अब ये जो 7 करोड़ ग्रोसरी के ऊपर, रिफ़्रेशमेंट के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ये होती हैं कि आपने एक तो हम लोग तो खाते हैं रिफ़्रेशमेंट में सैंडविच खा लिया, हाँ वही ना, चाय के साथ क्लब सैंडविच खा लिया, तो वहाँ इन चीज़ों के साथ साथ आपने क्योंकि फूड की न्यूट्रिशन को देखना होता है, फ्रूट्स भी होंगे, आपने इसमें आपके ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। अच्छा, मतलब आप जब एक फूड लेते हैं प्रॉपर आपकी फूड बनती है, आप प्रोटीन भी आपकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, आपके साथ आपका फाइबर, वन टाइम मील में आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। आपने ये चीज़ें देख के, क्योंकि बाकायदा एक न्यूट्रिशनिस्ट प्लान जो है वो बनाया जाता है वहाँ पे कि आपने इस तरह की चीज़ें जो है वो खाई जानी है। तो अब उस प्लान के मुताबिक अब रिफ्रेशमेंट के ऊपर इतना बजट जो है वो खर्च किया जा रहा है कि 7 करोड़ वहाँ पे खर्च किए जाएंगे। अब उसमें खाना भी होता है, महीने का खर्चा है, अच्छा, पूरे साल का खर्चा नहीं पूरे है, साल का नहीं है, पूरे 3 साल महीने का नहीं खर्चा, 3 महीने का। इसका मतलब है कि हर 3 महीने बाद 7 करोड़ रुपया, और वहाँ कितने चंद अफसर होते हैं और एक वज़ीर आला होता है, और चंद अफसर नहीं है खोखर साहब, 1000 मुलाजमीन वहाँ पर बजट बुक के मुताबिक है वो एक काम कर रहा है। MP MNA आते हैं वहाँ पर अपने काम कराने के लिए, तो उनके लिए और इसमें बाज़ का सीएम जो है वो नवे शहरा में खाना भी रखती है, वो खाना भी होस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बाज़ का गेस्ट जो है वो फॉरेन लोग भी होते हैं, उन लोगों ने भी आना होता है। वो फॉरेन लोग आते हैं जो इनके जाने पर सिर्फ इनको पानी की बोतल आगे रख देते हैं या एक सैंडविच देते हैं, ये उनके इस्तकबाल के लिए शाहाना जो है वो खाने उनके आगे रखते हैं कि जनाब हम एक मकरूज़ कौम है, तो लिहाजा हम आपको अच्छा रिफ्रेशमेंट जो है वो देंगे। तो उसके लिए एक्सपेंडिचर, आपको याद होगा परवेज़ भाई साहब का दौर था तो हमने 10 करोड़ रुपए का एक टेंडर जारी हुआ था, वो साल का था। बिल्कुल। तो उसमें अब ये क्योंकि पहले क्वार्टर का है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमवर्क भी है, तो उसमें 10 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा था कि हम शाही खाबे जो हैं वो होंगे। अब उसमें हरन भी है, उसमें चांपें भी हैं, मटन भी है, सब कुछ, तो इनमें भी वही चीज़ें हैं। अब उन लोगों ने इस चीज़ को हाइड कर दी क्योंकि उस खबर के बाद वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अब उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कहा ये हमारी डिमांड है। अब वो डिमांड जो टेंडर लेकर आएगा, मैं चला जाता हूँ, खोखर साहब चले जाते हैं कि जनाब मैं ये टेंडर लेने को तैयार हूँ, मैं वो टेंडर लेने जाएगा, फिर मेरे सामने वो स्पेसिफिकेशन रखी जाएंगी कि हमें ये यानी पब्लिक नहीं अब वो करेंगे। अब वो पब्लिक करना छोड़ दिया उन्होंने। उनको पता है कि अब देखिए ये एक नॉर्मल चीज़ है ना, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि ये आपका एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान होता है, हर डिपार्टमेंट चलना ही चलना है, हर डिपार्टमेंट ये चलना ही चलना है ना। ये इम्पोर्टेंट सीएम साहिबा आ रही हैं, इस वक्त हालात हाजरा में लोगों को ये बताना जरूरी है कि आप 2-3 वक्त की रोटी के लिए मर रहे हो, बिजली के बिल अदा करने के लिए मर रहे हो, लेकिन आपके हुक्मरान वो अपने खाबे और आपके ब्यूरोक्रेट जो अशरफिया है जो ये कहती है कि हम इस आवाम की खिदमत के लिए बैठे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, उनको खाना टेबल सिर्फ आपको बताना ये ज़रूरी था कि जनाब आपके खर्चों, आपके टैक्सों के ऊपर खर्चा जो है वो ये किया जा रहा है, जो आपको आके बाहर आके कहना कि हम अपने अखराजात कंट्रोल कर रहे हैं, हम खाना घर से खा के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाते ये वहीं से ही है। आप खाना खाएं, लेकिन आप कम अज़ कम अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर करें। अब 12 करोड़ का पेट्रोल आप खर्च कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है, 12 करोड़ का पेट्रोल सीएम ऑफिस का, 12 करोड़, ठीक है भाई वो सीएम है, सीएम ने काम करना है, सीएम ने बाहर निकलना, उसका प्रोटोकॉल है, मान लिया, लेकिन जो बाकी अमला जहाँ आपने गाड़ियाँ अपने मेहमानों को दी हुई हैं, अपने गेस्टों को दी हुई हैं गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ कम से कम वापस लेकर आए। अब सीएम ऑफिस में मैं लिस्ट आपको निकाल के दे दूँ कि कहाँ पे गाड़ियाँ इनकी खड़ी हैं, आप निकलवाएं गाड़ियाँ इधर से 188 से, आप निकलवाएं गाड़ियाँ जाती उम्रा से, और वहाँ पे गाड़ी सरकारियाँ क्या खड़ी कर रही हैं, ठीक है, आपने अपने लोगों को नवाजने के लिए गाड़ियां जो है वो दे दी हैं, तो गाड़ियां जब देंगे उसका पेट्रोल भी जाएगा। और ना जो सीएम सेक्रेटरी के जो अफसरान है उनको 1600 सीसी की जो डिप्टी सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जिनको 1000 सीसी की गाड़ी जो है ना वो एंटाइटलमेंट है, उनको 1600 सीसी की जो नई गाड़ियां हैं वो दी हुई हैं, तो सिर्फ सीएम सेक्रेटरी के अफसरों को, और सिविल सेक्रेटरी के अफसरों को नहीं दी हुई, उनको 1000 सीसी या 1300 सीसी गाड़ियाँ दी हुई हैं, लेकिन सीएम सेक्रेटरी के जो अफसरान है वो ये भी। फिर ये जो आगे जो सीएम सेक्रेटरी में जो अफसर एक दफ़ा चला जाता है वहाँ पर, क्योंकि ताकत का मरकज़ है,
और वहां पर तमाम महकमों पर रोब जमा कर काम कराए जाते हैं और सीएम सेक्रेटरी से ताकत का मरकज तो दोनों तरह है, खाना भी खाना है अच्छा तो वो भी ताकत बिल्कुल से मिल रही है बिल्कुल। और आपको। फिर दूसरा ये है कि सीएम सेक्रेटरी से कोई फोन चला जाए तो महकमे वाले जो कहते हैं कि ये डर जाते हैं कि ये वजीर आला का फोन आ गया और हर जायज और नजायज काम करना अपना फर्ज समझते हैं। लिहाजा जो भी अफसर है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको सीएम सेक्रेटरी में पोस्टिंग दी जाए, और जिसकी एक दफा सीएम सेक्रेटरी में पोस्टिंग हो जाए वो बूढ़ा हो जाता है लेकिन सीएम सेक्रेटरी से निकलता नहीं है। और छोटा अमला जो है वो भी इस तरह 20-20 साल से 30-30 साल से जो है सीएम सेक्रेटरी में नौकरी करते हैं। वहां पर ये मरात अमला जो है ना बहुत ज्यादा लेता है, वहां पर अपने काम जायज और नजायज बहुत सारे कराता है। और सीएम सेक्रेटरी देखे आमिर करीम खान है, वो सीएम सेक्रेटरी में बैठा हुआ है जब से उसके कई सालों से बैठा हुआ है और 3-4 वजीर आला वो भूख चुका है, लेकिन अभी तक वो हर वजीर आला के साथ फिट हो जाता है सिर्फ इसलिए कि वहाँ उसके जाती काम हो जाते हैं, वो कोई रुकावट नहीं होती, लिहाजा वो सीएम सेक्रेटरी को छोड़ता नहीं है। इसलिए और भी बहुत सारे अफसरान हैं इस तरह जो वहाँ बैठे हुए हैं लेकिन अभी तक वो ट्रांसफर नहीं होते। और अगर कोर्स पर भी जाए तो फिर भी साथ नौकरी करते रहते हैं, कोर्स ओएसडी नहीं बनते साथ, या और फिर सीएम की गुड बुक में होने की वजह से फिर ये आपको एक और बात मैं अहम बताने लगा हूँ, अभी 1 मिनट से मैं आपका लूंगा कि जो अहम बात यह है कि जो डीसी लगने के लिए जो शॉर्टकट रास्ता है वो कहते हैं या चीफ सेक्रेटरी के स्टाफ अफसर लग जाओ या फिर सीएम सेक्रेटरी में लग जाओ। जो भी सीएम सेक्रेटरी में या चीफ सेक्रेटरी का स्टाफ अफसर लग जाता है वो फिर बाद में कोई 2-3 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर वो डीसी लग के चला जाता है। दूसरा अफसर जो है वो डीसी लगने की लाइन में जो है वो बेचारा बैठा रहता है, उसको पूछते नहीं है, कोई डीजी खान नौकरी कर रहा है, कोई रावलपिंडी नौकरी कर रहा है, कोई फैसलाबाद नौकरी कर रहा है, लेकिन उसका डीसीशिप के लिए नंबर ही नहीं आता, और या अगर आता है तो उसकी कुछ सिफारिश नहीं होती और चीफ सेक्रेटरी या सीएम सेक्रेटरी उसको ओके नहीं करता। लेकिन जो सीएम सेक्रेटरी में काम करते हैं अफसरान या जो चीफ सेक्रेटरी के साथ काम करते हैं वो शॉर्टकट रास्ता जो है ना डीसी लगने के लिए इख्तियार कर लेते हैं। एक ये भी एक इशू है सीएम सेक्रेटरी में काम करने का। लेकिन मैं तो सिर्फ हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ और मुझे सीरियसली अफसोस भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं हर रोज़ बैठ के ये खबर शेयर कर रही हूँ, आटा महंगा हो गया है, गरीब सब्जी नहीं खरीद सकता है। सो ये जो लिस्ट अली ने खाने पीने की बताई है जिसमें पूरा एक प्लेटर बनता है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो आपको एक मील में चाहिए होती हैं वो जो हमें बताते हैं न्यूट्रिशनिस्ट कि आपके ड्राई फ्रूट भी होने चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, सैलेड भी होनी चाहिए, आपका मीट का पोर्शन कितना होना चाहिए, वो 3 टाइम चल रहा होता है। और इसके अलावा रिफ्रेशमेंट पे लहदा चीज़ें होती हैं, टी टाइम पे लहदा चीज़ें होती हैं। जब निगरान वज़ीर आला थे उन्होंने सबसे पहले आके काम ये किया था क्योंकि वहाँ पे एक 1 डिश नहीं होती थी, 3-3 डिशें बनती थी एक टाइम पे आके सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि 1 डिश खाना होगा। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप 3-3 डिशें एक टाइम पे खा रहे हो। और उसके बाद खाना, क्योंकि वज़ीर ऑफिस के वो खुद अपने अखराजात उठा रहे थे, वो खाने की तादाद भी उन्होंने कम की, खाने की तादाद भी कम की, फिर कुछ रोका भी कि इस चीज़ को ना ख़त्म किया जाए, खाना अपना घर से खा के। हाँ, जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं वो आके खाना खाएं, उनमें उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसके बाद वज़ीर आला ने जो भी वहाँ पे खाने अपने अरेंज किए वो खुद उन्होंने पेमेंट जो है वो की, लेकिन उससे पहले एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहे थे परवेज़ लाई और उस्मान बुज़ार के दौर में। लेकिन अब मौजूदा जो वज़ीर आला वही उसी रगर पर चल रहे हैं कि आपने वही खाना जो है वो अरेंज किया हुआ है कि जनाब वो रिफ़्रेशमेंट जो है वो मिलनी चाहिए। भाई ठीक है, आप एक सूबे के वज़ीर आला, एक दफ्तर है, लेकिन आपको आवाम की मजबूरियों को समझना पड़ेगा। आप अंदर बैठ के तो यही समझते हैं कि यार ये ग़ुलाम है, अगर आप ग़ुलाम समझेंगे तो फिर जिस दिन ये आवाम निकल आई फिर आपका गिरेबान होगा, उनके हाथ होंगे। सिंपल सी बात है। आवाम की मजबूरी वो कब, कौन और कैसे समझेगा? इस वक्त ना समझा, इस वक्त ना मजबूरियों को हल करने के लिए कुछ किया गया, लेकिन मुझे लगता ही नहीं है कि किसी की प्रायोरिटी है, क्योंकि ये जो रिफ्रेशमेंट के, ये जो फ्यूल के पैसे इतने हैं, अगर ये इतने रखे जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, तो फिर आवाम की तरफ किसने देखना है? हर किसी ने अपना लाइफस्टाइल बनाया है, हर कोई अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, आवाम बेचारी पिसती चली जा रही है। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। कल एक अहम मीटिंग भी हुई जिसमें सीएम साहिबा एलडीए हेडक्वार्टर गई, कुछ शहर के मनसूबाजात के हवाले से जिसमें हमें कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। सो 2-3 तो बड़े अहम मनसूबे हैं जिन पर जो है वो पेशरफ्त का उन्होंने कहा है। खोखर साहब, बिल्कुल। इससे कबल जो है ना कल मरियम नवाज शरीफ जो है ना वो एलडीए दफ्तर गई हैं। इससे कबल 2 या 3 दफा निगरान वज़ीर आला जो है ना वो भी एलडीए के दफ्तर गए थे। वहां पर उन्होंने 2 दफा 1 विंडो कितनी दफा गए हैं वो
वो ज्यादा दफा ही एलडीए ज्यादा दफा गए हैं और वन विंडो को खास तौर पर उन्होंने जाकर चेक किया और ठीक किया और वन विंडो लेकर लोगों के जो मसाइल है वो वही के वही, जो एलडीए का अमला जो है वो करप्शन छोड़ने पर तैयार नहीं है और इतने ज्यादा ढीठ हो गए एलडीए का अमला कि वो आवाम के मसाइल हल करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, आवाम को जिल्लो ख्वार करता है। अब हुकूमत का लाहौर शहर का तो चलो एलडीए है, तो यहाँ पर वज़ीर आला साहब पहुँच गए हैं, जो रावलपिंडी में जो वहाँ का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या जो फैसलाबाद की है या जो मुल्तान की है वहाँ पर तो वज़ीर आला नहीं ना पहुँच सकते, लेकिन वहाँ पर जो हाउसिंग कॉलोनियाँ बन रही हैं या हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं वहाँ पर लोगों के क्या मसाइल होंगे, लोगों के कितने लोगों ने पैसे दिए हुए हैं, अपनी पेमेंट की हुई है लेकिन उनको प्लाट नहीं मिल रहे, अलाटमेंट लेटर नहीं मिल रहे, अलाटमेंट लेटर की चेकिंग करने के लिए फाइल चेक करने के लिए पैसे लेते हैं एलडीए का अमला। अगर किसी ने जाकर फाइल चेक करनी है ना तो उसके पैसे लेते हैं, अगर किसी ने खरीदनी है प्रॉपर्टी तो वो एलडीए से चेक करना चाहता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई फ्रॉड तो नहीं है तो उसके पैसे लगते हैं, बगैर पैसों के एलडीए में काम ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ये सूरत एलडीए की होगी। अली मंसूबों के हवाले से जिन पे कल बातचीत हुई, हम खबर से जरा खबर को स्किप कर रहे हैं, उसको ना स्किप करें। गुस्सा आ रहा था, गुस्सा बिल्कुल उनका जायज़ है, उनका बिल्कुल जायज़ है। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है क्रीम ब्लॉक का मोटरवे, इसको ये निगरान गवर्नमेंट ये नहीं, निगरान गवर्नमेंट में नहीं था, ये उससे पहले प्रोजेक्ट था, ये उससे पहले ही प्रोजेक्ट था कि हमने इसको लिंक करना है, ये पहले से ही इन लोगों ने प्लान बनाया था। लेकिन निगरान दौरे हुकूमत में इसको ज़रा फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को मज़ीद फास्ट ट्रैक पर लेके आया जाए, और उसमें उस वक्त क्योंकि प्रोजेक्ट लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा चल रहे थे और फिर हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला है, उनकी कुछ हदायत हैं कि जब एक दो जगह पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो यकमुश्त मुख्तलिफ जगह पे प्रोजेक्ट आप ना शुरू करें क्योंकि स्मोक का भी इशू बनता है। तो लिहाजा क्रीम मार्केट के जो अंडरपास बनने थे और उसके साथ ही बेकेवार मोड़ पे एक फ्लाईओवर की तमीर का मंसूबा था तो वो फिलहाल रोक दिया गया था क्योंकि वो प्रोजेक्ट ज़रा टाइम लेंथी प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक भी बहुत उसका दबाव है। ये अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि आपने मोटरवे के साथ लिंक करना। अब इंटरसिटी कनेक्शन है ना, वो आपने करना ही करना है क्योंकि आपने एक रास्ता देना है कि आप बजाय ठोकर के आप अंदरून के जो आपकी मेन मॉडल शाहराह हैं वहाँ से रास्ता लेकर आप मोटरवे तक पहुँच सकते, फिर आपका रिंग रोड का यूजेज जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने अपने शहर के अंदर का ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम करने और जो मुख्तलिफ आपके मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने कनेक्शंस दिए हुए, रास्ते दिए हुए मोटरवे को लिंक करने के लिए, उसकी तादाद आप कम करते जा रहे हैं। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके साथ हम बात ये है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्या ये प्रोजेक्ट एलडीए अपने बजट से करेगा? सवालिया निशान ये है क्योंकि एलडीए लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उन्होंने अपना रेवेन्यू का हद 46 अरब रुपए रखा हुआ है। अब वो 46 अरब रुपए वो अपने उनकी जो रिस्ट्रिक्शन के अंदर आने वाली जो कमर्शियल इमारतें वहाँ से टैक्स वसूल करेंगे, अपनी मुख्तलिफ जो मार्केट्स हैं उनको कमर्शियल करने के ऊपर भी आप एक टैक्स अपनी फ़ीस वसूल करते हैं और मुख्तलिफ आपके प्लॉट्स हैं उनकी सेल के ऊपर भी। एलडीए को चाहिए अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है वो बेहतर करे। जब भी ऑडिट रिपोर्ट आती है ना सबसे ज्यादा उंगली जो है एलडीए को मशवरे दे रहे हैं, एलडीए ने तो फिर मलबा आम पे डाल देना है। देखें सिंपल सी बात है, रेवेन्यू टारगेट आपने जब अचीव, रेवेन्यू टारगेट सिर्फ ये नहीं है अवाम के ऊपर, आप ये तजावुजात खत्म करें, लेकिन ना ये निकलना आवाम के ऊपर ही है सारा। आपने रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर आपका जो एक कानून आपकी इजाजत देता है ना, कानूनन वो तो आपने करनी है। अब भाई पहले भी तो टैक्स ही दे रहे हैं हम लोग, अगर आप हाउसिंग प्लानिंग के ऊपर अगर आप टैक्स ले रहे हैं, जिनको आप छूट दे रहे हैं वो छूट आप ख़त्म करें और वो आप अपना टैक्स वसूल करें और अपने बजट से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल करवाएं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पैसा लेकर आप ये, क्योंकि तनख्वाहें आप सरकार से ले रहे हैं, तनख्वाहें आप सरकार से ब्रिज फाइनेंसिंग करके फिर आप प्रोजेक्ट्स की तकमील दे रहे हैं, ऐसा हो ही ना जाए। करना पड़ेगा इनको, एट द एंड इनको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सीबीडी के साथ भी हमारा यही है कि सीबीडी भी अब कोशिश यही कर रही है कि वो अपने बजट से प्रोजेक्ट्स की तकमील करे क्योंकि वो अच्छा एक रेवेन्यू जनरेशन की तरफ जा रहे हैं। उनका प्लान भी ये कि हम अपना पैसा अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो लगाएं और इस साल क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश भी है कि उनका रेवेन्यू जनरेशन प्लान जो है वो मज़ीद बढ़े और आइंदा आने वाले सालों में, क्योंकि अभी हमें वो चीज़ें थोड़ी सी दूर नज़र आ रही हैं लेकिन टाइम लगेगा। यानी आपको उम्मीद लग गई है कैसा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने सीबीडी के प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ जगह पे देखे। नहीं, सीबीडी की तो बात आप छोड़ दे, मैं एलडीए की बात कर रही हूँ। मैंने वही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने चाइना में ये मॉडल देखा था, मुझे उस मॉडल को देखने के बाद अब यकीन है कि ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल होगा। अगर तो ये मौजूदा सीईओ काम करते रहे तो ये इस मॉडल को लेके आगे चल जाएंगे। बात करते हैं एलडीए की, तो एलडीए को भी अपना रेवेन्यू जनरेशन प्लान
और अपनी जो करप्शन का जो माफिया वहाँ पे बैठा हुआ ना उसको खत्म करना पड़ेगा। जब तक वो खत्म नहीं करेंगे, सीबीडी की तो आप बात छोड़ दें, हम तो एलडीए करें, एलडीए भी कुछ करें। अचानक क्योंकि रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर बात आ गई, क्योंकि यही मामला उधर भी उठाया गया था, तो अब इधर भी यही मामला है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर जो है वो काम करें। हमारे पास एक मिसाल सीबीडी की सूरत में भी है ना, अगर ये कर सकते हैं तो एलडीए क्यों नहीं? एलडीए क्यों नहीं कर सकता? एलडीए कर सकता है, इनको करना चाहिए। और सबसे पहले खोखर साहब ने जो बात की ना कि अपना रेवेन्यू जनरेशन प्लान और उसके साथ अपनी करप्शन वो आपको खत्म करने को, वहाँ पे जो माफिया बैठा है उसको, सबसे बड़ी जड़ तो यही है ना, जड़ तो सिंपल सी बात है, नहीं दे रही है, पहले इसको काटना पड़ेगा। अगर ये उसके ऊपर क्योंकि अगर कोई ईमानदार अफसर आ भी जाता है, अगर वो किसी फाइल को रोकता भी है तो फिर उसको प्रेशराइज करके उसका ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे ही है, उसको पॉलिटिकली उसके ऊपर प्रेशर, उसके ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर आएगा, पॉलिटिकल नहीं आएगा तो थ्रेट किया जाएगा। बिल्कुल। ईमानदार अफसर की तो एलडीए में कोई जगह नहीं है। आपको अगर आना है एलडीए में तो फिर आपको चोर रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, एक डगर एक ट्रैक जहां सारे चल रहे हैं वहां चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको वहां टिकने ही नहीं दिया जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर हमारे पास क्या है, सुई नॉर्दर्न का गैस चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार। टीबीएस पर स्कैनिंग मीटर लगाकर सिस्टम की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया गया है और ये वक्त की अहम जरूरत थी। जिस तरह से अभी पिछले साल के अभी ये थोड़ी देर पहले 4 महीने पहले 3 महीने पहले की बात है, हमने गैस के बिल भी भुगते हैं, तो अगर आगे आने वाले दिनों में गैस जिन्होंने चोरी करनी है वो चोरी करते रहे, फिर हम भारी भरकम बिल देते रहे। अब आपको सुकून नहीं आता किसी भी सीजन में। कभी होता था ना, थोड़ा सा मौसम चेंज होता था तो बिजली के बिलों से जान छूट जाती थी। अब ना तो वो सर्दियों में छूटनी है, ना बिजली के बिलों से छूटनी है, ना गैस के बिलों से छूटनी है। जी बिल्कुल, गैस तो मुख्तलिफ इलाकों में आती ही नहीं है और आए रोज हमारा सिटी फॉर 2 चैनल आवाम के मसाइल हाईलाइट करता है कि लोग जो मुजाहरा करते हैं, लोग जो रोड ब्लॉक करते हैं कि गैस नहीं है और गैस नहीं आ रही। खास तौर पर जो कुकिंग का जब टाइम होता है, गर्मी का जो वक्त होता है, जो हमारी माएँ बहनें जो गर्मी में जो किचन में जब खड़ी होकर खाना तैयार करती है, मैं उनको पहले सबसे सलूट करूंगा। तो उसके बाद जो वहां पर वो उनका जो सबसे अपनी वाइफ को भी कर रहे हैं, अपनी वाइफ को भी कह दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रोग्राम देख रही हैं, उनको भी मैं सलूट करता हूँ। तो जो खवातीन है उनका सबसे पहला घर में जब दाखिल होते हैं, सबसे पहला ये उनका एतराज होता है कि गैस नहीं आ रही थी और गैस आती नहीं है और गैस वाले सुई गैस वाले बिल दरादर भेज रहे हैं और बिलों में इजाफा भी कर रहे हैं वापडा की तरह। चलो वापडा के तो आईपीपीज हैं जो महंगी बिजली वापडा को देते हैं और वापडा जो है वो थर्मल पर महंगी बिजली पैदा करता है और फिर सार्फिन को बेचता है। और गैस जो है ना, गैस वाले सुई गैस वाले किस मद में किस तरीकेकार के मुताबिक गैस के रेट बढ़ा रहे हैं। आए रोज गैस के रेट बढ़ जाते हैं और लोग जो है सड़कों पर आकर गैस के बिल पकड़े जो है मजारे कर रहे होते हैं कि गैस नहीं मिल रही और गैस के लिए हुकूमत ने कनेक्शन जो है ना कभी नहीं मिलते। कभी गैस के मीटर का भी शार्ट हो जाते हैं, कभी गैस के मीटर शार्ट हो जाते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है और आवाम के मसाइल हल ही नहीं हो रहे। जी गैस की चोरी इन्वॉल्वमेंट में कौन शामिल होता है? ये आसान काम नहीं है ना। देखिए सिंपल सी बात है, आपके अपने लोग इन्वॉल्व होंगे तो गैस चोरी होगी। मुझे याद है कि मीटर को कुछ करना पड़ेगा। साबिक डीसी थे नसीम सादिक साहब लाहौर के, उनके साथ एक जगह पे मैं उन्होंने ऑपरेशन करना था गैस चोरों के खिलाफ। तो उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने जाके अपनी टीम को लगा दिया और ना पता नहीं जितना हमारे ऑफिस की ये गहराई है ना स्टूडियो की छत, इतनी गहराई पे जाके पाइप लगाया हुआ। अच्छा, मतलब आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं, आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर गैस चोरी नहीं हो सकती। सवाल ही नहीं पैदा होता। इन लोगों को सब कुछ पता होता है। ये अब गैस चोरी की रोकथाम के लिए जो बाहर जो सिस्टम है, आप क्यों नहीं अपने मुल्क में नाफिज करते भाई? वहाँ पे सिस्टम ये है कि आप अन्ना यूसुफ या खोखर साहब अलीरा में उनका मीटर लगा, वो रिचार्ज करेंगे तो गैस मिलेगी। कार्ड सिस्टम जो अब बिजली सारिफिन के लिए आप डिजिटल अपना बिल पे करें, आपको गैस मिलेगी। अब आप इस निज़ाम की तरफ आपको आना पड़ेगा। आप जितने पैसे डालेंगे उतनी आपको गैस मिल जाएगी। तो ये जो मौजे कर रहे हैं ये सारी कहाँ जाएंगे? क्योंकि यहीं से उन लोगों ने पैसा कमाना है। हाँ। इन्वॉल्वमेंट सिर्फ सार्फिन नहीं है, सार्फिन ने तो फायदा लेना ही लेना है। यानी ये जो इस तरह के हल निकाल रहे हैं, स्कैनिंग की जाएगी, ये की जाएगी, इससे कुछ रोकथाम? इस तरह की स्कैनिंग खरीद के प्रोक्योरमेंट करते हैं ना। तो प्रोक्योरमेंट में सबको पता है प्रोक्योरमेंट में क्या होता है। सही। जब किसी के पास कोई प्रोजेक्ट ना हो तो वो प्रोक्योरमेंट पे चला जाता है, प्रोक्योरमेंट में जाके वो अपना कमीशन कमाता है। कमीशन कमा लेते हैं। सिंपल सी बात है। जिसके पास कोई जिसके पास कोई प्रोक्योरमेंट का अख्तियार है ना,
बस जब उसके पास कोई प्रोजेक्ट ना आ रहा तो वो प्रोक्योरमेंट करेगा, प्रोक्योरमेंट में वो पैसा कमाएगा। अब ये लाखों में थोड़ी ना, ये तो करोड़ों में स्कैनिंग मशीनें आएंगी। जब आएंगी तो आप किसको ठेका दोगे ना, तो ठेका देने के बाद आप कहोगे यार भाई 10% 20% कमीशन दे दो। बिल्कुल ऐसे। अली, मुझे दूसरी खबर की तरफ आने वक्त भी कम है। तालिबात के लिए वज़ाइफ में खुदबुर 10 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, क्या मामला है? दैट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी कि आप ज़ेवर तालीम प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर रहे हो और आपने अब उनको पैसे ही नहीं दिए। अब ये क्योंकि ऑडिटर जनरल पंजाब ने एक इम्पैक्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार की थी मुख्तलिफ मेन जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत ये हमारा एक टारगेट था कि आपने जो बच्चियाँ हैं हमारी तालिबात हैं उनकी स्कूलों में हाज़िरी जो है प्रेजेंस वो आपने 100% शो करनी है और उसके लिए एक प्लान बनाया गया कि आप उनको माहाना की बुनियाद पर एक स्टाइपेंड जो है वो देंगे और स्टाइपेंड की मद में जो आप एलोकेशन करते हो वो रकम आपने जारी नहीं की। अब कुछ अजला में वो रकम जो है वो 30 करोड़ ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। वो 1 लाख स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड थे उन तक नहीं पहुंच रहे, वो रजिस्टर्ड थे, वो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी थे, उनको रकम मिलनी थी, वो रकम उनको दी नहीं गई। तो 30 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट लफ्ज लिखा है ऑडिटर जनरल ने कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये 30 करोड़ की रकम कहाँ गई। मुतलका सीईओ डीओ से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है इसका। स्टूडेंट से पूछा गया, प्रॉपर सर्वे किया गया, प्रॉपर सर्वे मुतलका ये डीसी जिम्मेदार है ना, डीसी के अंदर सीईओज आते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। आप कई सालों से आप बच्चों को स्टाइपेंड नहीं दे रहे, फिर आप एसडीजीज के तहत आपने एक टारगेट आपने अचीव करना है, उसके तहत आपको फंडिंग मिल रही है तो आप रकम क्यों नहीं दे रहे? आपको बरतानिया की तरफ से पैसा दिया जा रहा है, आपको वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा दिया जा रहा है कि आप अपने एजुकेशन सेक्टर को मजीद बेहतर करें, बच्चों को तालीम दें, वहाँ पर सहूलियात उनको मिलनी चाहिए। ये हमारा निज़ाम है कि आपका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप जेवरे किए हैं वो हवा में है, कोई जो जिम्मेदारान है वो भी जवाब देने को तैयार 10 अरब रुपए की लाइबिलिटी है, 10 अरब रुपए की। बिल्कुल, इस हवाले से मैं थोड़ा सा ऐड भी करूंगा। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बच्चियां स्कूल नहीं आती और हुकूमत ने वहां पर भी स्टाइपेंड मुकर्रर किया हुआ है ताकि बच्चियों को स्कूल लाया जा सके और स्कूल में उनको मुफ्त किताबें और जो स्टाइपेंड दिया जा सके। वो भी अभी तक महकमा खजाना ने बजट जारी नहीं किया, वो भी बजट जारी होना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की वसात से हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि हुकूमत अपने उस प्रोग्राम को जारी रखे और 100% जो है ना टारगेट बच्चों को स्कूल लाना और उनको एजुकेशन देना और बच्चों को फ्री बुक्स देना जो है वो टारगेट पूरा किया जाए। तालिबात की तादाद जो रजिस्टर्ड है 1 लाख रुपए है, 1 लाख तादाद है। ये चंद इजला है जिनमें 1 लाख रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे जिनको स्टाइपेंड दिया जाना था, उनको स्टाइपेंड आपने नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये सिर्फ एक ही नहीं, मुतअद्दद ऐसे ज़िला है जहाँ पर रजिस्टर्ड जो गर्ल्स थी उनको स्टाइपेंड नहीं मिला। अब ऑडिट वालों ने उनके साथ फ़ोन पे बात की, बाकायदा उनके वालिदैन से बात की कि आपको स्टाइपेंड मिला, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल नहीं मिला। अब मुतलका ऑफिसर से जब बात की गई उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये रकम आई थी लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूट करने से हमें पता नहीं किसने साइन करने किसने साइन नहीं करने। तो वो 30 करोड़ के ऊपर उन्होंने मुद्दा जो है वो निकाला। उसने कहा कि ये फिर रकम गई कहाँ पे? इसका सवाली निशान तो उठता है ना कि आपने ये रकम कहाँ पे खर्च की है। अगर आपने ये रकम रिटर्न कर दी है, ये फंड लैप्स हो गए, कम से कम आप बताए तो सही। फिर ऑडिट ने यह भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 10 अरब रुपए की लाइबिलिटी चल रही है इसको स्टाइपेंड के ऊपर जो कि आप बच्चों को नहीं दे रहे, और ये महकमा स्कूल एजुकेशन वालों ने भी तस्दीक की। तो अली अगर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो फंड रिलीज नहीं कर रही, वो स्टाइपेंड के ऊपर फंड रिलीज नहीं एलोकेशन कर देती। आप बजट में ऐलानात जो है वो किए जाते हैं, बजट स्पीच में तकरीर की जाती है कि जनाब ये वाले जो आप कह रहे हैं रिलीज हो चुकी है ना, ये 2 से 3 साल ये रिपोर्ट बनाई इन्होंने 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है कि उस दौरान जो इनको पैसे जारी किए गए तो वो पैसे इन्होंने बच्चों में नहीं तकसीम किए। वो कहाँ गए वो किसी को पता नहीं। 2017 से हम 2024 में हैं इस वक्त। तो ये हालात रहेंगे तो फिर वो रोशन घराना, वो ज़ेवर तालीम, वो किधर चला जाएगा? फिर बात मुझे दोबारा से वहाँ पर ले आई है कि आपके इखराजात रिफ्रेशमेंट के 7 करोड़ हैं, फिर बाकी उसके ऊपर कंट्रोल है, फोकस वहीं पे ये सब कुछ ही होगा। वो खोखर साहब ने बात की थी, गरीब आदमी फोकस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच। हम हेडलाइंस के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और वीकेंड के लिए हम कुछ स्पेशल आपको बताते भी रहते हैं, दिखाते भी रहते हैं। और कल मैंने अनाउंस कर दी थी एक चीज़ कि अगर आपको कुछ वीकेंड में बहुत स्पेशल प्लान करना है और आपका दिल कर रहा है कि आप कुछ अच्छी सी कॉमेडी देखें, एंजॉय करें, तो आपको हमने एक ज़बरदस्त सी ऑप्शन बता दी थी। वियर्ड मच आज एक इवेंट होने जा रहा है अली ऑडिटोरियम में, शाम 7 बजे से 10 बजे तक का इसका टाइम है। सो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो अगर आपने इसका हिस्सा बनना है तो यहाँ पर होने क्या जा रहा है, मैंने कहा था कि कल के प्रोग्राम में हम आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर करेंगे। लाफ आउट लाउंज के नाम से जी स्टैंड अप कॉमेडी की बुनियाद रखी गई और मेरे ख्याल से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होना ना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। हर कोई अपनी वर्क प्लेस से जब जाता है थका हारा महसूस करता है। इवन वो लोग जो घर में भी है ना, वो घर के काम कर करके इतना थक जाते हैं कि हमारे लिए कुछ इस तरह का इवेंट होना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली के साथ जाएं, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, अच्छा इन्वायरमेंट हो जिसमें हम कॉमेडी देखें, इंजॉय करें, हंसें और अपने घरों को वापस आ जाएं। सो ऐसी ही एक ज़बरदस्त चीज़ आज अली ऑडिटोरियम में होने जा रही है। हम उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। अपने मेहमानों की तरफ आना चाहूंगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस स्टैंड अप कॉमेडी की बुनियाद भी रखी और माशाल्लाह इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम के साथ चल रहे हैं और लोगों को हंसा भी रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज के टाइम में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुश्किल काम भी है। जैन काजी और उमर तारिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कम लोग होते हैं और मेरे ख्याल से ये आजकल सदका जारिया भी है, किसी को हंसाना, इतने लोग परेशान हैं। सुजैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कैसे ख्याल आया? आई थिंक सिंपली पुट के लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़नी है, ठीक है। तो हमारा यही था कि हम लोग शुरू से जो है ना, मैं भी उमर भी, हम लोग एक तो यूनिवर्सिटी में होते थे एंड हम लोग काफ़ी नॉन सीरियस होते थे कि मतलब हमारा ये होता था कि ऑकवर्ड मोमेंट्स क्रिएट कर देते थे और वो ऑकवर्ड मोमेंट्स जो है ना वो पॉइंट आउट करना शुरू कर देते थे। तो खैर हमारा जो स्टैंड अप कॉमेडी की जो एक तरह से जो एलिमेंट था वो इस तरह से शुरू हुआ। हम दोनों थिएटर करते थे। थिएटर पहले तो हम लोग थिएटर प्रोडक्शंस करना चाह रहे थे, मगर थिएटर प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा। वो हम दोनों के पास कुल मिला के जो है ना शौरमा के भी पैसे नहीं थे। तो फिर हमने ये किया कि यार एक ऐसी चीज़ करें कि जिसमें कोलैबोरेशन भी हो जाए, एक प्लेटफॉर्म भी बन जाए। तो फिर वो लाफ आउट लाउंज का एक कॉन्सेप्ट बना जो एक एक्चुअली यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था हम लोगों का। वो फिर हम लोगों ने किया कि यार यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट। तो अभी तक याद है कि हमारा पहला शो हुआ था 28 दिसंबर 2018 एट कॉफी प्लैनेट और वहाँ से हमारा सारा गेम शुरू हुई थी। मुझे अभी तक उमर अभी तक हंसाता है और हमारी ये कॉन्वर्सेशन रहती है कि स्टैंड अप कॉमेडी का हम दोनों को कोई वो नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। हम बस थिएटर थे, हम लोग बस वो कहते हैं ना कि बस वो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू हम लोग बात करते थे, ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, हमने कहा कि ट्राई करते हैं। तो ये कहते हैं कि जैन भाई स्टैंड अप कॉमेडी हो जाएगी, मैंने कहा हाँ कर लोगे। तो वो बस हुआ और माशाल्लाह से बहुत मज़ा भी आया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि इट स्टार्टेड ऑफ लाइक अ प्लेटफॉर्म कि हम लोग बुला लेते थे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस को बुला लेते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता टीम बनना शुरू। तो अब माशाल्लाह से वी हैव डन ओवर लाइक स्टैंड अप कॉमेडी होती क्या है? Stand up comedy is basically telling the truth in a sugar coated manner. आपको कभी कभार दिल करता है कि आपकी होती होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेटिव्स होते होंगे, वो होते होंगे दिल करता होगा मुंह पे वो बात जो आप नहीं सुना सकते, वो आप थोड़े मीठे अंदाज में बता दें, मुंह पे सुना दें। तो वो हम स्टैंड अप कॉमेडी इज बेसिकली यही कि जो कम्युनिटी में हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, इट्स ऑल अबाउट द ट्रूथ, इट्स नेवर अबाउट बीइंग फनी। ठीक है, और झूठ भी इसमें कुछ नहीं होता। टेक्निकली यही वाली बात है कि एग्जैजरेशन होती है, झूठ नहीं होता। क्योंकि हम मुआशरे से ही ये चीजें उठा रहे होते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि क्या कुछ कह रहा है, कोई ऐसी चीज है जो लोग नॉर्मली कर रहे हैं बट ऐसे उनको पता नहीं होता कि हाँ यार आदत बन चुकी है और वो एक वियर्ड चीज है, क्यों हम कह रहे हैं, कोई मकसद नहीं है। जैसे सिंपल ऑब्जर्वेशन, आपके मेहमान आते हैं, आप चाय रखते हैं, जैसे ही आपको वो जो खाना आता है तो कभी भी वो खाने पे आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो ऐसे करेंगे जैसे कि खाना कभी आया नहीं, इधर उधर देखेंगे। वो इस वजह से जो है ना ये छोटी मोटी चीजें। या लेट्स से फॉर एग्जांपल जब आप हाथ मिलाते हैं तो अक्सर हाथ मिलाने में भी हमारा एक अलग ही दिल लतीफे हो जाते हैं कि कोई हल्का सा हाथ देता है, कोई ज्यादा उस तरह से कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। सो उमर कॉमेडी तो बहुत सारी हो रही है, हमारे यहाँ थिएटर में भी हो रही है। डिफरेंट क्या कर रहे हैं आप जो आपको लगता है कि सिर्फ आप लोग स्पेशल करके दिखा रहे हैं? देखिए कॉमेडी
बहुत ज़्यादा हो रही है। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कॉमेडी का कि हर कोई अपने जॉनर में सक्सेसफुल भी है। हम अगर अपने पुराने देखें, अमानुल्लाह साहब हैं, वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन ही थे जी। तो हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा है, कुछ उनकी चीज़ें देखी, कुछ हमने बाहर की देखी, हमने उसका एक एमल्गमेशन बनाया है, हमने उसको कंबाइन किया और हमारा डिफरेंट किया कि हम डेली ऑब्जर्वेशंस पे चल रहे हैं। सही। जितनी कॉमेडी वो होती है जिसमें आप ज्यादा रिलेटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बात कर दूं अभी जिसका आपको नहीं पता, आपको हंसी नहीं आएगी, हाँ। बट जितना मैं आपसे रिलेट करूंगा Yes. उतना उसका होगा। तो हमारा कंटेंट, हमारी चीजें आपसे रिलेटेबल होती हैं जो आपको इंगेज करके रखती है हमारे। तो लगता है कि हाँ यार ये जो बात कर रहे हैं तो ये तो भाई बड़ा डिफिकल्ट काम है ना कि आपने रिलेटेड रखना है, लोगों के ही मसाइल, लोगों के ही इश्यूज, लोगों की ही बातें करनी है। तो कैसे प्लानिंग करते हैं जैन? मतलब आपका जाहिर बात है अगर कंटेंट बहुत जबरदस्त नहीं होगा तो फिर लोगों की अट्रैक्शन नहीं रहती है। सो कंटेंट बनाना, फिर उसको स्टेज पर लेकर आना, किस तरह करते हैं? अच्छा, बेसिकली स्क्रिप्टेड है चीजें? काश होती मगर नहीं, स्क्रिप्टेड होती हैं। स्क्रिप्टेड इस तरह से नहीं होती क्योंकि होता ही है कि हमारा थोड़ा सा ये होता है कि हम लोग ऑब्जर्वेशंस करते रहते हैं और ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करते रहते हैं और फिर उसके बाद हमारी जो रिहर्सल होती है वो जिस तरह से होती है, एक छोटा सा टॉक शो ही हो रहा होता है। अच्छा। जिसमें हम हो रहे हैं कि जी आपने किसी के बारे में बात करनी है, वो कहते हैं कि यार मैं इस बारे में बात करूंगा, इस बारे में बात करूंगा और फिर मैं इस तरह से बात करूंगा। तो वो चीज़ होती है। फिर दूसरा चीज़ यही होती है कि जो कॉमेडी है, और क्योंकि हमारा थोड़ा सा क्योंकि हम लोग एक स्टैंड वो इम्प्रोव ट्रूप से भी थे, पाकिस्तान तरीके कॉमेडी जो काफ़ी अरसे से होता है आ रहा था, तो हम लोग उसमें भी हम लोग ने ये देखा है कि यार आपको सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ। कि वो ऑडियंस क्या बोल रही है, ऑडियंस क्या जवाब देती है और ओवरऑल क्या हो रहा है, आपको वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। वो थोड़ा बाय प्रैक्टिस आता है, वो बाय थोड़ा सा रिहर्सल दार होता है। तो वो चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ तैयारी बस यही होती है कि जो है ना कि बस पहुंच जाए शो पे, टाइम पे पहुंच जाए और आराम से जो है ना चीज़ों को हैंडल करें। मैं जो चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो हम लोग समथिंग डिफरेंट कर रहे हैं बाकी लोगों से, स्टैंड अप कॉमेडी के साथ ना एक मिसनोमर जरा वो अलॉटेड है कि जी कि वो वल्गर हो जाती है। वल्गर हो जाती है, आप हर्ट कर रहे होते हैं लोगों को। वल्गर हो जाती है, क्रैश हो जाती है, या ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि जो वो फिर हेल्दी एक्टिविटी ना रहती है, एंटरटेनमेंट नहीं रहता। तो लाफ ऑफ लाउंज का कॉन्सेप्ट ये है कि फैमिली कंड्यूसिव, चाहे बच्चे आ जाएं, वो बड़े आ जाएं, वो दे हैव एक वो फैमिली बन जाती है। और आई थिंक वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर, डिफिकल्ट नहीं लगता क्योंकि ऑडियंस आपके सामने होती है, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं उसका फीडबैक फौरन आपको मिल रहा है? अल्लाह का शुक्र है अभी तक इतनी अच्छी ऑडियंस मिली है पाकिस्तान की। लोग इतने तपे हुए हैं कि हमें वो सपोर्ट कर देते हैं। वो इतना घर से गुस्से में आते हैं कि हम हल्की सी बात करते हैं, कहते हैं यार चलो कुछ माइंड रिलीव हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, इट्स डिफिकल्ट बट आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर करते करते अब हमें 6-7 साल हो गए हैं, अब मुश्किल नहीं लगता। शुरू में तो जब हमने कुछ लोगों के सामने परफॉर्म किया और आपको वापस रिस्पॉन्स नहीं आया तो आपको होता था कि अब आगे नहीं होगा, अब खत्म हो गया है, आपकी तैयारी सारी वहां पर रुक जाती है। बट जैसे ही आप अगली सुबह उठते हो, एक अच्छा क्राउड मिल जाता है तो आप दोबारा मोटिवेट होकर बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। टीम बनाना क्या एक डिफिकल्ट टास्क था? टीम बनाना केमिस्ट्री, फिर होना, फिर ये चीजें बड़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। टीम बनाना डिफिकल्ट टास्क था और खाली डिफिकल्ट टास्क था नहीं है, अभी भी वीर इन कांस्टेंट प्रोसेस कि हम लोगों को करना पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा, लाइक जो हम लोग शुरू में जब हम लोगों ने टीम बनाई तो 2 लोग थे हम लोग, ठीक है जी, कि हमने कहा कि जी एक बंदा मार्केटिंग देखेगा, एक बंदा जो कॉमेडी देखेगा, बड़ा वो हो जाएगा। हुआ ये कि भाई अभी यूनिवर्सिटी का वो प्यार हो रहा था, फिर उसके बाद दिल भी टूट रहा था, तो मेरे जो पार्टनर था वो दिल टूट गया था। मैं उसको जी मैं उसकी जो उसका जो देवदास पना खत्म नहीं हो रहा था, इधर से मेरे कॉमेडी शोज नहीं हो रहे थे मेरे। मैं कहा यार ये क्या सीन है। मगर वो यही वाली चीज़ है कि आपके साथ पर्सनल चीज़ें होती रहती हैं, वो पर्सनल चीज़ें भी होती रहती हैं, ऑपरेशनल चीज़ें भी होती रहती हैं। ऑपरेशनल चीज़ें तो हमारे साथ बेशुमार हो चुकी हैं। एक दफ़ा हम लोगों ने जौहर टाउन में शो किया, जौहर टाउन में वेन्यू था और वहां पर उस नाम के 2 वेन्यू थे, वो भी जौहर टाउन में। अब हम लोगों को ये नहीं पता था कि जिस दिन शो होना था,
वो जो लाले पड़ गए उस दिन वो हर ऑडियंस मेंबर को कॉल कर रहे हैं नहीं अब गलत वाले पे आएंगे दूसरे वाले पे आए, वो चीज आपने कंट्रोल करनी है। फिर उसके बाद ऑडियंस का अपना कंट्रोल करना है। और शुरू में भी यही होता था कि लाइक आई सेड के प्लेटफॉर्म की तरह था, तो कमेडियन आते थे, वो कमेडियन जो है वो जो स्क्रिप्ट देते थे वो कोई और होती थी, जो कर देते थे वो कोई और कर देते थे, जो कर देते थे तो वो सहा नहीं जाता था उनको भी उनको हाँ कंट्रोल क्राउड कंट्रोल भी होता है। स्टैंड अप कॉमेडी में टीम बनाना अभी भी इसलिए मुश्किल है, ये एक नई चीज है। हाँ, आप एक लाइव सिचुएशन में होते हैं ना, तो आप ऑडियंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, वो आपके माइंड में आ रही होती है, वो कह देते हैं। और अभी ये डेवलपिंग अंडर प्रोसेस है, हम मार्केट इसकी बन रही है, कराची में बड़ी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड है, लाहौर में हमने इसको अभी बिल्डअप किया है। तो अभी भी लोगों को ढूंढना, वो टैलेंट ढूंढना कि ये भी एक करियर है, लोग इसमें भी काम कर सकते हैं, एक परफॉर्मेंस का आर्ट है ये भी, तो लोगों को हम लेके आ रहे हैं साइड पे, तो टाइम लगता है। और बट जब आपको कोई बंदा मिलता है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी मैं दोबारा ये कहूँगा नहीं है। नहीं जी, आज आप हमारे मीडिया के स्टूडेंट्स को देखें, माशाल्लाह से बहुत टैलेंट है, और डिफरेंट फील्ड में हम देखते हैं स्टूडेंट्स बड़े ज़बरदस्त। हम अपने शो में छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ, मतलब सिंगर हैं तो क्या कमाल सिंगिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं तो क्या कमाल एक्टिंग करते हैं। सो ये टैलेंट बस आपके सामने आना होता है। मुझे ये बताइएगा ज़ैन, आज के इवेंट के बारे में, सो वियर्ड मच, क्या इसका थीम है और कितना टाइम का ये शो होता है और उसमें क्या क्या गुफ्तगू सारी? परफेक्ट हो गया। सो बेसिकली 2 घंटे का शो है, ठीक है। और वियर्ड मच इसका मतलब ये है कि जो भी वियर्ड मच, हाँ, और ये है इसका वो है कि जितना भी जो भी चीजें जो आपके इर्द गिर्द अजीबो गरीब है ना, उसे अपना लें। जब तक हम लोग अजीबो गरीब चीजों को नहीं अपनाएंगे ना, आप नहीं करेंगे। पाकिस्तान है अजीब मगर अपना है, ठीक है। तो वो वाली चीजें, तो जो भी अजीबो गरीब है चीजें वो उसको अपना लें। और बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए तो हमारे जो हैं बड़े टैलेंटेड कमेडियंस हैं हमारे पास, माई सेल्फ, उमर तारिक, अब्बास बुखारी, दयान आतिफ और हाजिक अली। हम लोगों ने सारा एक वो क्रिएट किया है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। सो और ये आपका टीम वर्क ही होता है? एब्सोल्युटली टीम वर्क जो आपके काम में निखार लेकर आता है। और उसको कभी कुछ चैलेंजिंग भी लगा है उमर? किस हवाले से? आप अपनी कॉमेडी के हवाले से, अगर कोई आपको बाहर कुछ कह रहा है कि भाई अब तो आपने हंसा के दिखाना है, वो बहुत है। अगर कोई आपको उसमें आ जाए ना, चैलेंज सिचुएशन क्रिएट करना भी तो एक चैलेंज होता है। हमारा होता है कि हमने पहले एक स्टोरी बनानी होती है, फिर उसके ऊपर आपने पंच और कोई जोक करना होता है। तो प्रीमिस सेट करते हुए अगर कोई ऑडियंस में से बोल पड़े ना कि यार ये तो ऐसे है, तो फिर पहले आपको उसको टैकल करना है, फिर आपने दोबारा अपनी स्टोरी पे आना है। तो वो चैलेंजेस तो है साथ साथ, मगर इसका यही मजा है कि आप साथ साथ आपका कोई सेट नहीं है, कोई स्टोरी। लेकिन आई मस्ट से आप वो ऑडियंस के फीडबैक से बड़ी चीजें सीख रहे होते हैं ना, वो जो आपको एकदम से कुछ करने वाला एलिमेंट है वो खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाता है। कुछ हमें भी हंसा दें, कुछ आज जिन्होंने आपका इवेंट देखने आना है, आपको टीवी पे देख रहे होंगे, हाँ। तो कुछ जलवा दिखा दें उनको, शाम को ही ना उनको कहें कि आए और देखें, पैसे खर्च करें शाम को। हाँ, वो तो हम लोगों को कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा इवेंट होने जा रहा है। तो वो वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, लोग चाहते हैं ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि बात ये कि हम लोग इतने स्ट्रेस से रोज गुजर रहे होते हैं। और अब तो जो है ना कि वही होता है कि जब भी सुबह उठो तो आप और गरीब हो जाते हो। तो एक तो ये दरअसल सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। वो एसी ऑन करो तो आपको गिल्टी कॉन्शियस होना शुरू हो जाती है कि जैसी एसी ऑन होता है मैं कितना कम वक्त मतलब ये वाला हिसाब हो जाता है। तो वही है आप, मगर यही है कि जो ना पहले वही वाली चीज थी कि पहले ऐसा लगता था कि हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर अब हमें लगता है वी आर एक्चुअली डूइंग अ सर्विस और हम लोग एक्चुअली थेरेपी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको लाइक यू कैन से ये वाकई थेरेपी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और सस्ती थेरेपी, 1000 रुपए में खाली आपको वाकई इतना सा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो नहीं, और बहुत और काफी और मैं बताऊं, हम लोग बहुत ज्यादा एक तो लाइक कह लें कि गुड लक है हमारी, या हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें लाहौर की ऑडियंस मिली है। क्योंकि लाहौर की ऑडियंस जितनी लाइवली है, जितनी वेलकमिंग है ना, आपको कहीं वो ऑडियंस नहीं मिलती। बाकी शहरों की भी है, बाकी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, हमने हर जगह परफॉर्म किया। तो ऑडियंस सब जगह की अच्छी है, बट लाहौर के साथ
खसूसन पे आ रहा है ये। आपका स्लोगन मुझे बड़ा जबरदस्त लगा है, तो स्लोगन कैसे सिलेक्ट किया? स्लोगन इसी वजह से स्लोगन इस तरह से सिलेक्ट किया कि क्योंकि देखें हम लोग बहुत क्विकली जज कर लेते हैं लोगों को, क्विकली जज कर लेते हैं, गॉसिप में मजाक उड़ाना, बंदे का मजाक उड़ाना बहुत आसान है। हाँ, बिल्कुल। मगर बंदे को साथ अपनी टीम में रख लेना और एक तरह से एज ए कम्युनिटी साथ हंसना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग रोज हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाने की जगह अगर हम लोग एज ए यूनिटी रखें तो तभी हम लोगों ने स्लोगन ये रखा कि लोगों पे ना हंसें, लोगों के साथ हंसें। बिल्कुल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था। और उसके साथ साथ हम लोगों के एक और स्लोगन है कि वही एम्ब्रेसिंग द वियर्ड, कि जो भी अजीबोगरीब है उससे अपना लें। बिल्कुल। जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई चीज पीछे आप अपने साथ, लाइक मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर मैं इस सारे एटमोसफेयर को अपने साथ एडजस्ट नहीं करूंगा तो मैं आगे नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे तो ही है, बिल्कुल ऐसे। आवाम को चाहिए कि जो टैक्स लग रहे हैं उनको अपना ले। ये मुश्किल काम आपने बता दिया, इसके लिए लोग तैयार नहीं है, ना चाहते हुए भी इसके लिए लोग तैयार नहीं। क्यों शो इनका बंद करवाना? आप कमेंट्स बंद कर दिएगा। तो मुझे ये बता दें कि ये जो आज इवेंट होने जा रहा है, इसकी टाइमिंग्स भी हमने बता दी, कुछ स्पेशल इसका बता दे ताकि लोगों को थोड़ी सी अट्रैक्शन लगे तो लोग लाजमी आए। पहले थोड़ा सा टाइमिंग का मैं थोड़ा सा और बता दूं ताकि इनकन्वीनियंस ना हो। एक तो ये कि 7 बजे जो है हमारे टिकट्स के गेट्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है। 8 बजे से 8 से 10 हमारा शो का टाइम हो जाएगा। ठीक है। जो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सस्पेंस बहुत है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस और लॉट्स ऑफ थिंग्स इंस्टॉल्ड, तो वो आकर जब आएंगे तो ही पता चलेगा। बाकी ये है कि आपको एक चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपको 5 मुख्तलिफ आप कह लें चीजें देखने को मिलेंगी, हर किसी का एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। आप जब उसको देखेंगे ना तो फिर आपको वो मजा आएगा कि ये क्या चल रहा है। आप 1000 रुपए में एक थॉट प्रोसेस नहीं खरीद रहे, आप 5 लोगों को खरीद रहे हैं और बड़ी चीजें। और बेसिकली ना अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी हुई है तो एवेंजर्स में सारे आयरन मैन, वो सारे थॉर वगैरह अकेले, तो लाफ आउट लाउंज जो है ना वो स्टैंड अप कॉमेडियंस का एवेंजर्स है। तो हम लोगों ने बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस जो है ना ऑल ओवर लाहौर जो है ना उनका एक एंसेंबल क्रिएट किया है। और अगर आपने हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखना है और जो यहाँ पे नहीं परफॉर्म करके आपने कुछ दिखाना, जैन भाई आपको करके दिखाते हैं। चले जैन भाई, ये आपने हमारे साथ वो काम किया जब अम्मी अबू बैठे होते हैं ना तो एकदम से मेहमान आ जाए, लोग कह देते हैं चलो जी सबको पता। हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया ये है, तभी हम लोग कहते थे कि यार डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, क्योंकि उनको ये नहीं होता कि आप डॉक्टर है सर्जरी करके दिखाएं। उनको भी कोई नहीं छोड़ता, उनको भी बड़े रिश्तेदार फोन करना शुरू कर देते हैं कि जी हम आपके पास आ रहे हैं। तो फिर देखिए वो चीज डिफरेंट है। हमारे शो पे हम करके दिखाएं, कोई टीवी लाउंज में आपको कहे एकदम से करके दिखाओ। स्टैंड अप कॉमेडी बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए आपको एक पूरा एटमॉस्फेयर चाहिए। कोई सिंगर को कह देते हैं करके दिखाओ, ये गलत बात है। आप घर पे आके मेहमानों को ये नहीं करना चाहिए। मुझे खैर अगर वी वांट टू हैव अ बिट, तो मुझे ना सबसे ज्यादा आई डोंट नो, मगर मुझे सबसे ज्यादा मुझे समझ में नहीं आती पाकिस्तानी ड्रामों की ना आजकल, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ठीक है। और मैं थोड़ा सा बर्गर बच्चा हूँ, मैं वो वाला हिसाब था कि मैंने नेटफ्लिक्स वगैरह उस तरह की चीजें देखता था, मगर जब से शादी हुई है तो तब से वो यही ड्रामे जो है ना नेटफ्लिक्स वो हम टीवी के ड्रामे शुरू कर दिए। मुझे एक तो ये समझ में नहीं आती कि हम टीवी ये जो सारे पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उसमें जो आपके जो वालिद साहब हैं वो इतने सेंसिटिव क्यों हैं? उनकी हल्की सी छोटी सी इनकन्वीनियंस हो जाए, रोटी कम पकी है या रिश्ता नहीं आया, दिल फौरन पकड़ के उनको हार्ट अटैक फौरन हो जाता है। एक तो ये बड़ा इशू है, हार्ट अटैक और फालिज। हाँ, हार्ट अटैक हमारे पाकिस्तानी ड्रामा में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ, एकदम से फालिज हो जाता है, एकदम से आता है। और दूसरा ये कि जल्दी डायलॉग बोल दो, ये हर डायलॉग के बाद म्यूजिक क्यों डालना है? वो जी क्या हाल चाल है और फिर उसके बाद वो अट्रैक्शन भी तो लोगों की गेन करनी होती है। ड्रामा बड़ा वो स्लो पेस पे चलता है और हर चीज यही तो बड़ी सबसे बड़ी चीटिंग होती है। जो मैं कोई जो शो देखता हूँ जो वो 8 एपिसोड का होता है, ये 340 एपिसोड के होते हैं। इसके लिए फिर आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैसेज ये होगा कि आई थिंक वी आर द बेस्ट लाफ्टर मेडिसिन दैट इज हियर इन लाहौर। और आई थिंक सबसे अगर इफ यू वांट अ थेरेपी, इफ यू वांट अ गुड टाइम आउट और कोई डिफरेंट टाइम आउट,
तो लाफ आउट लाउंज इज योर डेस्टिनेशन। चलें जी, उसके लिए तो हम भी लोगों को कह रहे हैं कि ये मेरे ख्याल से सभी लोग चाहते हैं, कुछ इस तरह का तलाश करते रहते हैं, कुछ बड़ा ज़बरदस्त सा हेल्दी सा इवेंट हो जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। तो आज आप अली ऑडिटोरियम में जा सकते हैं। आपके लिए जी ये तमाम लोग मौजूद हैं और इन्जॉय करें, जाएं, हंसें और अपने टाइम को स्पेशल बनाएं। वीकेंड है आज तो वैसे भी। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त, शुक्रिया एंड गुड लक। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।